तो आज है बच्चों के स्कूल में फंक्शन और मैं हो गई हूँ रेडी। तो मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। तो ये है मेरा पूरा आउटफिट, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ उसके स्कूल और ये है गेट के बाहर की रंगोली। यहाँ पे पोंगल सेलिब्रेट करते हैं तो रंगोली वगैरह बनाते ही हैं, हर ओकेज़न में बनाते हैं। और यहाँ पे बनाया गया था पोंगल। ये है उनकी टीचर। तो मैंने सोचा साउथ इंडियन स्टाइल से भी आपको थोड़ा दिखाया जाए कि कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि नॉर्थ में तो अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ये है उसकी क्लास टीचर जो आज बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस में है और ये भी टीचर ही है उनकी। तो इस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया है बच्चों को। यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स को बुलाते हैं। तो इस तरह से मैं आधे घंटे पहले ही गई। तो मैंने टीचर की कुछ पिक्चर भी ली थी, कुछ वीडियोस भी ली थी, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि कैसे सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे साउथ में, क्योंकि नॉर्थ में तो बिल्कुल ही अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने अपनी भी कुछ पिक्चर ली थी उनके टीचर के साथ। तो देखिए यहाँ पे एक छोटे चेयर पे दोनों बच्चों को बिठा दिया गया है और उनका तिलक किया गया है। तो इस तरह से तिलक करते हैं। यहाँ पे आराम समझ रहा है कि पता नहीं मैं उसे क्या करने वाली हूँ। तो मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हें ये तिलक लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो पेड़ रहते हैं उससे उनको आशीर्वाद के रूप में ऊपर सिर के ऊपर से डाला जाता है। तो ये मैं कर रही हूँ। तो सारे पेरेंट्स को बुलाया जाता है और जनरली ये जो घर में किया जाता है उनके ग्रैंड पेरेंट्स ही करते हैं, बट अगर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हो तो पेरेंट्स भी करते हैं, ऐसा है। और उसके बाद यहाँ पे अक्षत जो है वो छिड़का जाता है। तो यहाँ पे हो गया है डन। और लास्ट में इन लोग को टीचर ने काइट भी दिया था बनाकर, जो कि बहुत ही अच्छा था। तो मैं इन लोग के साथ एक पिक्चर क्लिक करवा रही हूँ उसकी टीचर से। तो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया था। आधे टाइम पोंगल भी दिया था बच्चों को ताकि वो घर पे ले जा सके। तो दोनों टीचर के साथ फिर मैंने उनकी आया जो आगे बैठी है वो है। तो इस तरह से पूरा अच्छे से सेलिब्रेट किया था। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग कर रही हूँ और आज मैं मिलाऊंगी आपको अपने छोटे भाई से। वो बनाने जा रहा है साबूदाना खिचड़ी। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले मैं मिलाती हूँ अपने भाई से। तो ये मेरा छोटा वाला भाई, ये बनाने जा रहा है साबूदाना खिचड़ी। तो मैं आपके साथ वो रेसिपी आज शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं क्या क्या डलता है साबूदाना खिचड़ी में। तो यहाँ पे है रोस्टेड पीनट, जिसको ड्राई रोस्ट कर लिया गया है, ग्रीन चिली, अनियन, और यहाँ पे है थोड़ा सा गार्लिक, और ये है आलू इतने छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप किया हुआ।
और है साबूदाना। यहाँ पे है साबूदाना। साबूदाना को फूलने के लिए साबूदाना से बस ½ इंच ऊपर पानी चाहिए और 2 घंटे पहले ये डालने से इस तरह से खिला खिला रहता है। तो इसी तरह से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी डालने से ये ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप सोक करें तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी साबूदाने से बस थोड़ा सा ही ऊपर हो और ये बहुत अच्छे से खिला खिला इस तरह से फूले। तो ये 2 घंटे पहले हम लोगों ने सोक कर लिया था और इस तरह से हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे ऑयल डालकर पहले आलू को डीप फ्राई कर लिया गया है। तो यहाँ पे जो आलू है वो छोटे छोटे ही कट होने चाहिए ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। आलू को सबसे लास्ट में इसमें ऐड करना है। इस बीच उसने पूरा जो रोस्टेड पीनट था उसको ग्राइंड कर लिया था। यहाँ पे उसने रोस्टेड पीनट को कोर्सली ग्राइंड किया था ताकि जो खिचड़ी है उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आए। तो देखिए इस तरह से इसे ग्राइंड कर लेना है। वो बहुत ही अच्छी साबूदाना खिचड़ी बनाता है, इसलिए मैंने उसके हाथों से ही ये बनवाया और आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद उसने उसी जार में ग्रीन चिली कट करके डाल दिया है। तो जितना आपको तीखा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। हम लोग को ये थोड़ा कम तीखा खाते हैं इसलिए थोड़ी ही डालें। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा अच्छे से फ्राई हो गया, तो इसमें नमक ऐड कर देना है। उतना ही नमक उसने ऐड किया था जितना आलू के लिए चाहिए, बाकी साबूदाना खिचड़ी के लिए उसने बाद में ऐड किया था। तो इस तरह से ऐड करने के बाद ये थोड़ी देर में ही फ्राई हो जाएगा और वो निकाल लेगा। तो वो बहुत अच्छी बनाता है, इसलिए सोचा कि चलो इस बार आपके साथ शेयर कर ही लेते हैं। तो इसमें इसने गार्लिक डाल दिया है जार में और इसको भी उसने कोर्सली ग्राइंड कर लिया था। तो इस तरह तो देखिए इस तरह से उसने ग्राइंड कर लिया है। तो इसी तरह से ग्राइंड करना है। और यहाँ पे आलू भी हो गया है, तो उसने आलू को भी यहाँ पे निकाल लिया है। तो इसी तरह से आलू को डीप फ्राई करके निकाल लेना है, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे उसी ऑयल में उसने कोर्सली ग्राइंड मसाला यानी कि जो लहसुन और हरी मिर्च को उसने ग्राइंड किया था वो ऐड कर लिया है। तो उसे थोड़ी देर फ्राई किया था ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए और ये बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है। इसको पहले ही डाल दो तो इस तरह से उसने अच्छे से फ्राई कर लिया। देखिए इस तरह से इसे फ्राई हो जाना है। उसके बाद उसने उसमें तो फ्राई होने के बाद उसने ऐड किया यहाँ पे प्याज को भी आपने देखा होगा कि उसने बारीक चॉप किया हुआ था। तो इस तरह से ही चॉप करना है ताकि वो अच्छे से फ्राई हो सके, क्योंकि अगर बड़े बड़े प्याज होंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेगा और अच्छे से फ्राई नहीं होगा जल्दी। तो इसीलिए उसने बहुत अच्छे से फाइन चॉप किया था और यहाँ पे उसने नमक डाला था। ये पूरे साबूदाने खिचड़ी के लिए नमक है, तो इस तरह से ही ऐड करना है। याद रखिएगा कि उसने पहले ही आलू में नमक ऐड कर लिया था, तो आलू के लिए नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो नमक डालने के बाद प्याज बहुत जल्दी ही भुन जाता है, इसलिए उसने जैसे ही प्याज ऐड किया उसके थोड़ी देर बाद ही उसने नमक भी ऐड कर लिया था। और इस तरह से चला कर अच्छे से प्याज को भून लेना है। तो देखिए उसने अब हल्दी भी ऐड कर लिया है। तो हल्दी उसी समय मत ऐड कीजिएगा जिस समय आप नमक ऐड कर रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है। तो अब हल्दी भी ऐड हो गया है और थोड़ी देर में ही अच्छे से फ्राई हो गया था और बहुत अच्छा बना था। तो यहाँ पे देखिए वो साबूदाने को आपको दिखा रहा है कि साबूदाना कितना अच्छे से फूला हुआ है। तो अब फ्राई हो जाने के बाद उसने ऐड कर लिया है साबूदाना। साबूदाने का पानी का जो मेज़रमेंट है वो आप ठीक से डालिएगा। मेरे से अच्छे से नहीं बनता था क्योंकि मैं उस पर ध्यान ही नहीं देती थी कि वो कैसे बना रहा है, और मैं हमेशा ज़्यादा ही पानी डाल देती थी, इससे वो बहुत ज़्यादा गीला गीला हो जाता था। तो ये खिला खिला साबूदाना का खिचड़ी बनाने के लिए आपको ये टिप ज़रूर अपनाना चाहिए। तो मिलाने के बाद उसने जो कोर्सली ग्राइंड किया हुआ था पीनट वो ऐड कर लिया है। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो उसने भी अच्छे से मिक्स कर लिया था इसे।
तो इस बार मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि मुझे भी याद रहेगा कि ये कैसे अच्छे से बनता है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मैंने उसी से ही सीखी है। तो उसको खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। ये उसने अब पोटैटो ऐड किया है लास्ट में, और उसके बाद लास्ट में ये नींबू ऐड कर रहा है। तो नींबू का रस लास्ट में ही डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इसके बाद धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला था। आई थिंक मतलब मेरे भाई ने नहीं डाला था, क्योंकि हमारे पास धनिया की पत्तियाँ उस समय नहीं थी। तो आप है तो डाल सकते हैं। तो इस तरह से वो बहुत ही अच्छे से बन गया था। देखिए कितना खिला खिला बना है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आज ये जा रहा है, और नेक्स्ट टाइम आएगा तो इसके साथ बहुत सारे ब्लॉग बनाऊंगी। अभी इस बार बहुत सारा ब्लॉग नहीं बन पाया है, तो चलती हैं। यहाँ लास्ट में मैं अपनी संक्रांति की कुछ पिक्चर शेयर कर रही हूँ। तो बच्चों को इस तरह से ड्रेसअप किया था, और घर के बाहर रंगोली भी बनाई थी। साउथ में रंगोली ज़रूर बनाते हैं किसी भी ओकेज़न पे, नॉर्थ में तो सिर्फ दिवाली में ही बनाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि संक्रांति पे मैं भी थोड़ी रंगोली बना दूँ, और बहुत अच्छी बनी थी। तो इस तरह से ही संक्रांति सेलिब्रेट किया था हम लोग के यहाँ। तो दही चूड़े और गुड़ तिल ये सब का ही रहता है संक्रांति में। तो यहाँ पे तुलसी चौरे के पास भी मैंने थोड़ी सी रंगोली बना ली थी। तो वहाँ पे तो तिलकुट, तिल, गुड़, चूड़ा और दही ये सभी खाते हैं बिहार में। तो मैंने भगवान जी को भी उसी का भोग लगाया था। ब्लॉग अच्छा करे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। बाय।